आपदा और उनके समाधान से जुड़े इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिमनद और उनके जोखिम की, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसका जो पानी है वो पहाड़ों पर इकट्ठा हो जाता है, जो धीरे धीरे एक बड़ी झील का रूप ले लेता है। और वो झील जब उसमें और ज्यादा पानी होता है तो वो झील अपनी सीमाओं को तोड़ करके निचले इलाकों में प्रवेश करती है, पहाड़ों के किनारे किनारे होते हुए, और निचले इलाकों में हो जाती है बाढ़ जैसी स्थितियां। अब इन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, और साथ ही इन स्थितियों से निपटने में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास अंक में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो खास मेहमान एनडीएमए से। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में एनडीएमए के एडवाइजर आईपीएस सफी एहसान रिजवी जी हैं। रिजवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ में सीनियर साइंटिस्ट ग्लोफ एनडीएमए से डॉक्टर श्वेता वैद्य दास जी हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके साथ ही हमारे साथ में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिक्किम सरकार के डॉक्टर संदीप तंबे जी। संदीप जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं उस शब्द के बारे में जिसको लेकर अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं, GLOF, ग्लोफ, कि आखिर इसका मतलब क्या है। श्वेता जी, मैं जानना चाहूंगी कि ग्लोफ का असली मायनों में क्या इसका मतलब है, एकदम आसान भाषा में, जिससे कि जो दर्शक हमारे इस समय देख रहे हैं वो समझ पाए। बिल्कुल। तो ग्लोफ जो एक शब्द है, ये GLOF, इसका इंग्लिश में मतलब ये होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हिमनद झील विस्फोट बाढ़। और यही है ग्लोफ का जो पूरा मतलब। जी, इसके साथ ही रिजवी साहब, ग्लोफ की जब हम बात करते हैं तो कई सारी झीलें इस समय पहाड़ों पर बनी हुई हैं। आखिर कौन कौन सी झीलें, और सबसे ज़्यादा खतरनाक झीलों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी नज़र आती हैं? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे ग्लोफ बनती जा रही है, क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से हीटिंग हो रही है अर्थ की, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुकी है पिछले 100+ ईयर्स में, तो उससे क्या है कि ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं जितना पहले मेल्ट होते थे। तो वो मेल्टिंग जो है, उनसे जैसे आपने शुरू में बताया कि उनसे ग्लेशियर लेक्स बन जाती हैं, तो ऐसी इंडिया में 7,500 गिनी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, 7,500 जो क्वार्टर हेक्टेयर से बड़ी हैं। तो आप सोच सकती हैं कि टोटल नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा। पूरे हिमालय में सारे कंट्रीज़ को जोड़ के 28,000 हैं। तो इन 7,500 में एनडीएमए के सामने एक चुनौती थी कि हम लोग को प्रायोरिटाइज़ करना था कि कौन सी पहले लेके चलें। तो पहली लेके हम लोगों ने सारी अपनी एजेंसी से बात की, इंटरनेशनल एजेंसी से बात की। तो उसमें से हम लोगों ने 195 7,500 में से चयनित की हैं जो एट रिस्क कही गई हैं। उनके अंदर 4 कैटेगरी बना दी हैं। वो 4 कैटेगरीज पे जो 6 स्टेट यूनियन टेरिटरी काम करते हैं, वो लोग उन पे एक्सपीडिशंस ले जा रहे हैं और बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ में संदीप जी भी इस वक्त बने हुए हैं। संदीप जी, आप खुद जमीनी स्तर पर भी पहुंचते हैं, झीलों का मुआयना करते हैं पूरी तरह से, तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ आपको नजर आता है और किन चीजों का ध्यान आप रखते हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि जब तक वहाँ के स्थानीय समुदाय के साथ हमारी साझेदारी न हो, ये काम करना बहुत ही कठिन है। तो क्योंकि हम जिस नज़रिए से झीलों को देखते हैं, हम एक खतरे के एंगल से झीलों को देखते हैं, और जो स्थानीय समुदाय है उनके लिए ये झीलें पवित्र हैं। तो उनकी जो मानना है कि उनके जो स्थानीय देवी-देवता हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारा एक्सपीडिशन की प्लानिंग होती है, तो वहाँ के गाँव के जो प्रमुख है, जो सरपंच हैं, वो भी हमारे साथ मीटिंग करते हैं, और हम एक जॉइंटली हम ये निर्णय लेते हैं कि कौन से अध्ययन करना है। और एक्सपीडिशन के समय उनकी जो टीम मेंबर्स हैं गाँव के, वो भी हमारे एक्सपीडिशन में आते हैं। और एक्सपीडिशन चालू करने के पहले जो स्थानीय देवी-देवता हैं, उनकी पूजा करके ही एक्सपीडिशन आगे बढ़ता है। झीलों में पहुँचने के बाद वहाँ पे जो आचार संहिता है लोकल समुदाय की, उसका पालन किया जाता है। जैसे वहाँ पे कचरा नहीं फेंक सकते, वहाँ पे किसी चीज़ को जलाना मना है, और ज़ोर से शोरगुल करना भी मना है। तो इस तरीके से लोकल समुदाय के साथ मिलके हम अध्ययन करते हैं, और अध्ययन समाप्त होने पे गाँव में जाके पूरी टीम, वहाँ के जो लोकल समुदाय है, उनके सामने हमने कौन से अध्ययन किए, उसके परिणाम क्या आए, अब आगे क्या करना है खतरे को घटाने के लिए, एक छलफल होता है, एक मीटिंग करते हैं। इस तरीके से लोकल समुदाय के साथ एक हम विश्वास बना सकते हैं ताकि ये काम स्मूथली आगे बढ़े।
रिजवी सर, हम जानना चाहेंगे कि जब हिमनद बहुत ज़्यादा झीलें जब भर जाती हैं तो अचानक से वो किनारे तोड़ करके नीचे आती हैं, और पानी जब बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थितियाँ जब बन जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीएमए किस तरीके से काम कर रहा है? तो जैसा हमने बताया मैम कि हम लोगों ने 195 ग्लेशियल लेक को चिन्हित किया जिनको हम लोग एट रिस्क मान रहे हैं। तो ये जो 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 6 स्टेट में ये पूरी 7,500 लेक्स हैं, जिनमें से 195 हाई रिस्क हैं। तो इनको रोकने, मतलब इनकी रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग हीट है, ग्लेशियल मेल्ट बढ़ रहा है, इनकी लेक का लेवल बढ़ता जा रहा है, इनका जो मोरेन डैम होता है जिसमें वो पानी रोक के रखती हैं, वो बहुत ही लूज होता है, रॉक से नहीं बनता है, कुछ ग्लेशिएटेड होते हैं और कुछ लोग सिर्फ डेब्री होते हैं, तो वो फिर टूट सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको रोकने के लिए 3-4 तरह के तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उसका साइफनिंग ऑफ वाटर कर लें, एक होता है ड्रेनिंग कर लें उसमें से पानी, लेकिन 16-17 हज़ार फीट पे ये काम करना बहुत मुश्किल है। इसमें आप इतनी ऊपर पाइप्स कैसे ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स को इतना ज़्यादा सामान वहाँ ले जाने में दिक्कत होती है, ज़मीन से ले जाना पड़ेगा। तो एक इशू वो है। दूसरा है कि इसके मोरेन डैम को आप थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दें थोड़ी सी मेसनरी के साथ। वो चीज़ पेरू में, स्विट्ज़रलैंड में, नेपाल, भूटान, हर जगह ट्राई की जा चुकी हैं। तो उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट्स देख रही हैं। अगर वैसा यहाँ इंडिया में हो सकता है तो वो भी किया जाएगा। और प्लस हम लोग एक सोच रहे हैं कि किसी तरह के कॉजवेज, जैसे पानी निकलता रहे लेकिन उनका फ्लो कम हो जाए। जैसे इतना पानी अगर आ रहा है तो अगर आप कॉजवेज बना देंगे तो वो रुक के छोटी छोटी नदियों में जाएगा, ताकि ग्लोफ का जो बैड इफेक्ट नीचे होता है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह के प्लान्स हैं हम लोग के। वो सब अब 6 के 6 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके लिए एक हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, नेशनल ग्लोफ मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। वो डॉक्टर श्वेता ने खुद ही अपने हाथों से बनाया है और क्रिएट किया है, तो वो इसके बारे में ज़्यादा बता सकती हैं। बिल्कुल, डॉक्टर श्वेता से ही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो प्लान की बात सर ने बताई, क्या कुछ वो प्लान है, किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उसको उस पर काम किया जा रहा है? इसमें जो प्रोग्राम हमने बनाई है ये एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम है और इसका नाम है नेशनल ग्लोफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो 4 राज्य के नाम सर ने बताए हैं और 2 यूटीज़, वो 6 जगह पे ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। इस प्रोग्राम में 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमने स्टेट को कहा है कि आप ये कंपोनेंट्स फॉलो करिए। अगर आपको अपने राज्य के हिसाब से उसमें कुछ और अलग जोड़ना घटाना है तो आप उसको भी कर सकते हैं परिस्थिति के हिसाब से। तो जो पहला कंपोनेंट है उसका वो है हैज़र्ड रिस्क एनालिसिस। तो उसमें राज्य को ये देखना है कि उनके जो लिस्ट हमने दिया है कि ये आपके एट रिस्क लेक्स हैं, उसका क्या हालत है, उसका पानी किस रेट से बढ़ रही है, या उसका जो मोरेन डैम है उसका स्टेबिलिटी कितना है, ये सब चीज़ें उनको देखना है। दूसरा है उसमें मॉनिटरिंग स्टेशंस और अर्ली वार्निंग लगाना है। तो ये मॉनिटरिंग स्टेशंस ऑलरेडी हमने 2023 में सिक्किम के 2 लेक में लगा चुके हैं। हम काम कर रहे हैं उस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने की, ताकि जैसे ही लेक की पानी का स्तर अचानक से बढ़ जाए वो हम निचले इलाकों में बता सके और उन लोगों को इवैक्यूएट कर सके उस जगह से। तो ये चीज़ हम 4 स्टेट में और 2 यूटीज़ में करने की कोशिश में है। और ये जब एक बार हो जाएगा तब जान माल की हानि कई हद तक कम हो जाएगी। फिर तीसरी जो कंपोनेंट है वो है मिटिगेशन मेजर्स। जैसे कि सर ने बताया कि हम कैसे उस ग्लोफ के इम्पैक्ट को नीचे कम कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। एंड चौथी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनके भी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी। तो हम अगर अच्छे तरीके से उनमें अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, तो अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिटिगेशन और अवेयरनेस ये अच्छे से काम करे राज्य में और यूटीज़ में, तब ये कई हद तक चीज़ें कम हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में काफ़ी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से झीलें बहुत जल्दी बन रही हैं, वहाँ पे बहुत जल्दी पानी उनमें बढ़ता जा रहा है और इस तरीके की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो उसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण देखते हैं? क्योंकि पर्यावरण तो है ही, लेकिन साथ ही इसका सीधा असर जो है पर्यावरण के अलावा जो लोग वहाँ पर रह रहे ज़मीनी स्तर पर, उन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जो पर्यावरण में अगर आप देखेंगे कि इतने जल्दी से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ख़ास करके हम लोग जो उस एरिया का प्रिस्टीन कंडीशन था वो हम धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। हम पहाड़ी जगह पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है उस लोकल लोगों के लिए। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। हमको लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना होगा कि आप अगर घर बना रहे हैं तो आप उस लोकल गाइडलाइन को मान के चलिए। ये नहीं कि आप नदी के बहुत किनारे जाके घर बैठा लिए। ये नहीं कि आप जहाँ पे ग्लेशियर्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो लोकल टेम्परेचर भी है वो भी बढ़ जाता है। और लोकल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो और द्रुत गति से ये जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगता है। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस जो है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है उसको बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है। जितने लोगों में ये जानकारी होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उतने ही अच्छे से हम नेचर को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं ग्लोव क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स यानी हिमनद के आसपास पानी पिघलकर प्राकृतिक रूप से इकट्ठा हो जाता है, जिसे ग्लेशियर झील या हिमनद झील कहते हैं। इस झील में पानी की अत्यधिक मात्रा होने से या किन्हीं अन्य कारणों से झील के प्राकृतिक बांध टूट जाने से अत्यधिक मात्रा में पानी निकलता है और नीचे के बहाव क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ का रूप लेता है, जिसे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव कहते हैं। आइए इसे और समझते हैं। हम सबको काम करना है और अपना वजूद बचाना है। अरे रफ्तार पर ब्रेक मार चिटू, बोलो क्या खबर लाए हो? उस्ताद, हिमनद झील टूट गई है। पानी तेजी से निचले इलाकों में आ रहा है। आकस्मिक चेतावनी आ चुकी है। गैस बिजली की सारी लाइनें बंद कर दो। बिजली के खंभों और पानी में तैरती तारों से दूर रहो। खाने पीने का सूखा सामान और आधार, राशन कार्ड वगैरह वाटरप्रूफ थैले में रखकर तैयार हो जाओ। हम सब नजदीकी और सुरक्षित रास्ते से ऊंचे इलाके पर जाने वाले हैं ताकि इस बाढ़ से बच सके। याद रखें, हिम पर्वतीय व हिमनद झील के इलाकों में रहने वालों की 3 जिम्मेदारी: जानकारी, तैयारी और समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। रिजवी साहब, जब इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी बनती हैं तो एनडीएमए की तरफ से तत्परता से ऐसे कौन-कौन से जरूरी कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि टीम को भेजना जमीनी स्तर पर और साथ ही उस दौरान कई सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं। तो मैम, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और हर डिज़ास्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कहते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 5 चीज़ें होती हैं जी। पहली स्टेज पे होता है प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ास्टर, दूसरे पे होता है रिस्क रिडक्शन, जिसको हम लोग मिटिगेशन कहते हैं, जिसकी बात अभी डॉक्टर श्वेता कर रही थी। तीसरे पे होता है प्रिपेयर्डनेस, कि अगर गॉड फॉरबिड अर्थक्वेक आ गया तो आप तैयार हैं अर्थक्वेक के लिए, आपके अस्पताल तैयार हैं, आपके फायर सर्विस तैयार है कि नहीं। चौथा आता है रिस्पॉन्स, जो आप जिस पे सवाल पूछ रही हैं। पांचवा है रिकन्स्ट्रक्शन, कि बाकी घर वर जो टूटे, ब्रिज टूटे, उनको कैसे बनाना। तो रिस्पॉन्स का जो सवाल है आपका, उसमें जब भी कोई ग्लॉफ हो या लैंडस्लाइड होता है या कोई बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे अभी रिसेंटली मानसून्स में आपके पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, JNK में बहुत बारिश हुई थी, काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए थे, काफ़ी बाढ़ आई थी। तो उसमें सबसे पहले एनडीएमए इमीडिएटली फर्स्ट नॉलेज चाहे जिधर से आए, अर्ली वार्निंग सिस्टम से आए, IMD से आए या एनडीएमए के सचेत ऐप से आए, जहाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम लोग की एक पूरी टीम रहती है, वो रेडी रहती है अपने कंट्रोल रूम से। वो इस मैसेज को इमीडिएटली उस स्टेट पे पहुंचाती है। स्टेट वाले ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपना इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उनका ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका होता है और उनके साथ मिलके उनकी जहाँ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जैसे उनको अगर एयर इवैक्यूएशन चाहिए, वो एयरफोर्स से या आर्मी से हेलीकॉप्टर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी टीम यहाँ से कोऑर्डिनेट करती है। मान लीजिए NDRF ऑलरेडी अपना इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर चलाता है, वो लोग भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं और जब देखते हैं कि आपदा की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो वो अपनी 1 टीम 2 टीम भेज देते हैं जहाँ से भी जानी होती है। प्लस हर स्टेट में मैम SDRF भी होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जैसे NDRF सेंटर में हर स्टेट में बनी है, कई में अभी धीरे धीरे बन रही हैं, सब में नहीं है अभी। और प्लस लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, होम गार्ड, सिविल डिफेंस,
ये लोग तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं, इससे पहले कि हम लोग को पता चलता है इन लोग को पता चल जाता है। फिर गांव में हम लोग ने पिछले 2-3-4 सालों में 2 चीज़ें बनाई हैं, आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र जी। दोनों को एक ही मानिए, करीब 2.5 लाख हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इंटरेस्ट लेके ये स्कीम बनवाई। तो इसमें 2.5 लाख लोग पूरे इंडिया में हर ज़िले में जाके हम लोगों ने कुछ ऐसे आपदा मित्र बनाए हैं जो टोटली ट्रेन्ड एट डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए एज वॉलंटियर्स। तो जो होम गार्ड, सिविल पुलिस, सिविल डिफेंस ये लोग सब करते हैं, उनके मेन एडवाइज़र, उनके मेन काम करने वाले, मेन इंस्टिगेटर यही रहते हैं। तो ये हम लोग का पूरा